तो बच्चों पिछले टर्न पे हमने बात करी थी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर मैकेनिज्म वाले पार्ट की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करी थी। इसके अंदर हमने मैकेनिज्म वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। आज उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज जो मेनली हमें पढ़ना है वो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पहले ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक बार दोबारा से सुन लो ध्यान से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर बेटा हमने शुरुआत करी थी, हमने कहा था लंग्स हमारा किसके अंदर सिचुएटेड है, एयर टाइट चैम्बर के अंदर सिचुएटेड है, जिसका नाम थोरैसिक कैविटी है। ओके, हमने कहा था आप लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। लंग्स हमारा कैसा होता है, सॉलिड और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल नाम की चीज है नहीं उसके अंदर। मसल अगर है नहीं तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन आप कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके वॉल्यूम में हम चेंज करें और वो चेंज दिखाई पड़े किसके वॉल्यूम के अंदर, लंग्स के वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। हमने इसके अंदर पहले सेटअप वगैरह की बात करी थी, थोरैसिक केस कैसे बन रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, वो सारी बातें हम पहले पिछले वीडियोस में कर चुके हैं बेटा, वो आप देख सकते हो उस वहां से। इस लेक्चर के अंदर हम उसको और कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पिछली चीजें एक झलक आप देख लो, बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ सुन लो ध्यान से। हमने आपसे डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल के बारे में बात करी थी। डायाफ्राम के बारे में हमने बात करते हुए कहा बेटा कि वो जो है, पहली बात तो अगर नॉर्मली देखें तो डोम शेप का होता है। कैसा होता है, डोम शेप का। डोम शेप मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब अगर डायाफ्राम को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फ्लैट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया। अगर डायाफ्राम को आपने फ्लैट कर दिया तो उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा था। किस एक्सिस के ऊपर चेंज हो रहा था, किस एक्सिस के ऊपर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। भैया हमने कहा था ये ऊपर वाली एक्सिस क्या है, ऊपर ऊपर, ये ऐसे अगर लाइन में ऐसे ड्रॉ करूं, ये मार्कर को आप पोजीशन लो तो ये ऊपर वाला क्या है, एंटीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पोर्शन। तो डायाफ्राम की वजह से कहां चेंज हो रहा था, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे चेंज हो रहा था। दूसरा हमने इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करी थी। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब डोम शेप का था, फ्लैट हो गया मतलब वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा तो भैया जहां पे गैसेस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से गैसेस मूव आउट करके आपके लंग्स के अंदर आएंगी, मतलब एटमॉस्फेयर से अंदर चली आएंगी। समझ रहे हो, ओके। इसके बाद में हमने इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करी थी। इंटरकॉस्टल मसल्स में हमने कहा था कि इंटरकॉस्टल मसल्स इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर पाई जाती हैं। दो वर्टिब्री के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस के अंदर दो तरीके की मसल्स की बात करी थी, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करी थी। इंटरनल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल में सबसे पहले हमने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को बताया था। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल के बारे में हमने ये बताया था भैया जब आप वर्टिब्री के अंदर इसकी पोजीशन देखते हो, जुड़ाव इसका देखते हो, तो जो अपर वर्टिब्री है उसके डॉर्सल एंड पे, डॉर्सल एंड मतलब ये पीछे वाला, और जो लोअर वर्टिब्री है उसके वेंट्रल एंड पे, मतलब जो स्टर्नम के साइड वाला एंड होगा, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तब भी वॉल्यूम चेंज हो रहा था, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। और किस एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा था, डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, मतलब ऐसे खींचे ऐसे खींचे, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा। पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसको लिख भी लो, पिछले टर्म पे हमने बेटा बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो आप देख सकते हो अगर समझ में नहीं है भैया, ऑनलाइन वाले है ना, ध्यान देते रहो। सुनो, देखो, तो यहां पे हम उस बात को लिख दे रहे हैं, अगर इंस्पायर करना है मतलब हवा को इनहेल करना है, इन केस ऑफ इंस्पिरेशन, क्या होगा, डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, डायरेक्टली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिखते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ठीक है। डायाफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा भैया बोलो, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो
वॉल्यूम होगा बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, है ना? ओके। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा वहां से कम प्रेशर की तरफ गैसेस मूव आउट कर जाएंगी। हो गया इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के बारे में एक दो बातें और हम चाहते हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंस्पायरेशन के अंदर बेटा आप खींच के वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो। डायाफ्राम का नॉर्मल शेप डोम शेप था, तो डोम शेप से आप फ्लैट कर रहे हो उसको, मतलब आप मेहनत कर रहे हो इसके लिए। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। ओके। इंस्पिरेशन के अंदर टोटल बेटा 2 सेकंड का टाइम लगता है। एक बार हवा को अंदर खींचने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। ओके, समझ पाए? इंस्पायरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायाफ्राम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, 2 सेकंड इसमें लगता है। जरा एक्सपायरेशन के बारे में सुन लो। ठीक, किसके बारे में? एक्सपायरेशन के बारे में। इधर लिख दें ऊपर। ओके, देखो, इन केस ऑफ एक्सपायरेशन, समझे बच्चुआ? कुछ समझे क्या? देखो देखो, इन केस ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के केस में बेटा ये डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यहां पे डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, EICM आप लिखा करो और IICM लिखा करो, पूरा मत लिखा करो, है ना? रिलैक्स हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है? अगर इनमें होगा रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होगा तो वॉल्यूम क्या है? डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या है? डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो इसके डिक्रीज करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा वैसे क्या होगा? वैसे क्या होगा? प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो होगा क्या? हवा यहां से बाहर चली जाएगी। जहां पे पार्शियल प्रेशर गैसेस का ज्यादा होता है वहां से गैसेस उस तरफ मूव आउट कर जाती है जिस तरफ कम पार्शियल प्रेशर होता है। समझे? ओके, तो ये बात मुझे लगता है बेटा समझ में आ गई। अच्छा, एक्सपायरेशन के अंदर कितना टाइम लगता है बेटा? ये भी सुन लो। एक्सपायरेशन के अंदर टोटल 3 सेकंड का टाइम लगता है। और ये कैसा प्रोसेस है? पैसिव। हम क्यों कह रहे हैं पैसिव? सुनो जरा। नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन की हमने बात करी है। नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा हम, है ना? पैसिव प्रोसेस है, 3 सेकंड का टाइम लगता है। ओके। अच्छा, हमने पिछले टर्म पे जब ये लेक्चर लिया था पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला, तो इसके अंदर हमने इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में भी बात करी थी। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में बेटा हमने ये कहा था कि अगर इनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा था। किस एक्सेस पे चेंज हो रहा था? डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस पे ही चेंज हो रहा था। लेकिन ये वॉल्यूम को चेंज करके बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, घटा दे रहे थे। अगर वॉल्यूम घटेगा भैया, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब एक्सपायरेशन के लिए जरूरी क्या है? अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें, ये तो बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात हो गई, ये नॉर्मल केस की बात है। इट इज द केस ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, है ना? ये कौन सा केस है? नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन का केस है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, क्या करना है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है। फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन,
फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए आपको जरूरी है क्या करना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए भैया समझो, जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, कौन सी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, इनमें होगा कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम को क्या करेंगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज कर देंगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, पार्शियल प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर गया तो गैसेस रिलीज आउट हो जाएंगी, मतलब एक्सपायरेशन हो जाएगा। समझे, ये बेटा पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, कुछ समझे, हाँ समझे। अच्छा बेटा देखो, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 2 डायग्राम प्यारे से बने हैं, हालांकि मैं इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम वाला डायग्राम आपको बना के सिखा चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी है ना, आपको लगेगा सर वो वाला डायग्राम तो बताया नहीं एनसीईआरटी में, मतलब उसको भी देख लो, अपनी बुक उठाओ और बुक को हम बेटा दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे जो डायग्राम की बात कर रहे हैं वो देख लो जल्दी से, ठीक है। आप अपनी अपनी बुक बेटा ले ले साथ में, इस डायग्राम की बात करें भैया, डायग्राम नंबर फिगर नंबर 17.2 है ना, फिगर 17.2 के अंदर बेटा इस डायग्राम की बात चल रही है, ठीक है, ओके। सबसे पहले ए नंबर का डायग्राम देखें आप, ए नंबर के डायग्राम में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शो करी गई है, और यहां पे इंस्पायरेशन की बात करी जा रही है। अगर इंस्पिरेशन करना है, मतलब अगर हवा को अंदर इनहेल करना है, तो करना क्या होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और किसको, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। देखो यहाँ पे साफ साफ बेटा दिखाया जा रहा है वॉल्यूम के अंदर चेंज होता हुआ, इधर ध्यान से देखो, डायाफ्राम देखो, ये जो निशान बना है बेटा, इस डायाफ्राम के अंदर ये जो निशान दिख रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो जरा, है ना, रिब्स जो है, मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बेटा, तो ये रिब्स को ऊपर की तरफ भेज रही है। हमारा स्टर्नम और रिब्स कैसे जाएंगी, ऊपर, स्टर्नम आउटसाइड और रिब्स ऊपर के साइड में, है ना, अपवर्ड जाएंगी, और जाने की वजह से होगा क्या कि है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी, समझ रहे हो, वॉल्यूम प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में होते हैं। दूसरा वाला डायग्राम जल्दी से देख लो, दूसरे वाले डायग्राम के अंदर बेटा हमने क्या बताया, एक्सपायरेशन वाला केस है, इसके अंदर वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, डायाफ्राम को डोम शेप का करना होगा दोबारा से, है ना, दोबारा से डोम शेप का करना होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, फ्लैट किए थे, उसको डोम शेप को कर दोगे, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को आपने क्या किया था, बाहर की तरफ खींचा था ना, बाहर कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स थी हमारी, रिब्स कैसे चली गई थी, बाहर के साइड में, है ना, अपवर्ड ऊपर के साइड में चली गई थी, स्टर्नम हमारा बाहर के साइड में चला गया था, वो क्या होंगे, अंदर के साइड में आ जाएंगे, और अंदर के साइड में आने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा बेटा एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है, बस यही इतना समझना है, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा आखिरी में बेटा एक पॉइंट लिखा गया स्पायरोमीटर के बारे में, स्पायरोमीटर का फंक्शन समझ लो अभी, और इसके बारे में एक दो बातें और हमें बतानी है, इसको भी समझ लो, है ना। देखो स्पायरोमीटर, बेटा ये स्पायरोमीटर क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पायरोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस किसकी करनी है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है ना, जो पल्मोनरी वॉल्यूम हम खींच रहे हैं बेटा, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो कितना वॉल्यूम हम एक्सेल या इनहेल कर रहे हैं, अगर हमारा ब्रीदिंग रेट ठीक ठीक चल रहा है तो हमारा जो वॉल्यूम हम खींच रहे होंगे या फिर हम बाहर छोड़ रहे होंगे, एक्सपेल आउट कर रहे होंगे, वो कॉन्स्टेंसी शो करेंगे। अगर उनमें डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है हमारे ब्रीदिंग के साथ में। और अगर ब्रीदिंग के साथ में गड़बड़ चल रहा है बेटा, तो ये चीज मेजर कर ली जाएगी स्पायरोमीटर के द्वारा, और स्पायरोमीटर ये चीज मेजर करके आपको साफ साफ ये बता देगा कि भैया ब्रीदिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपको डॉक्टर फिर आपको सजेस्ट करेगा भैया ये दवाइयां हैं, आप इसे ऐसे ऐसे करो, है ना, ठीक है। स्पायरोमीटर के साथ एक समस्या भी है, समझ रहे हो, वो समस्या जब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज, उसके अंदर हम बताएंगे बेटा एक पर्टिकुलर टाइप का वॉल्यूम और कैपेसिटी है जिसको स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता। तो मैकेनिज्म के अंदर बेटा इतना ही,
ठीक है, थैंक यू।